हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बेटा लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको रोल्ड्स लॉ के बारे में बताया था। रोल्ड्स लॉ की जितनी सारी एप्लीकेशन हो सकती थी वो सारी चीजें मैंने आपको क्लियर करी कि रोल्ड्स लॉ को सॉलिड इन लिक्विड में कैसे देखा जाता है, लिक्विड इन लिक्विड में कैसे देखा जाता है, और अगर हम बात करते हैं गैस इन लिक्विड की तो वहां पर रोल्ड्स लॉ और हेनरीज लॉ जो है वो सेम ही स्टेटमेंट क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्या बताने वाला हूं, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशंस के बारे में बात करने वाले हैं। आगे इस वीडियो के अंदर नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी दो टाइप के होते हैं। आपने पढ़ा होगा कहीं पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, अगर नहीं पढ़ा है तो हम आगे पढ़ने वाले हैं। और लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सा टॉपिक आपके सामने आता है जिसको बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं। एजियोट्रोप्स क्या होते हैं, एजियोट्रोप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स क्या होते हैं, ये चीज आपको समझनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ओके, देखो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन सी। कोई आपसे पूछ लेता है क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन, तो एक बहुत छोटी सी और बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। कोई भी सॉल्यूशन जो रोल्ड्स लॉ को फॉलो करेगा उसको बोला जाएगा आइडियल सॉल्यूशन, और जो भी सॉल्यूशन रोल्ड्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो इस तरह से आइडियल और नॉन आइडियल की डेफिनेशन आपको पता हो जानी चाहिए। अगर कोई पूछ लेता है तो आप बता सकते हो अभी। इसके बाद कॉन्सेप्ट क्या होता है आइडियल और नॉन आइडियल के पीछे, तो इसको इस तरह समझो कि जब हम बात करते हैं कोई सॉल्यूशन जब बनता है तो कैसे बनाया जाता है। सॉल्यूशन बनाने के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, कम से कम दो चीजें तो होनी चाहिए। क्या क्या चीजें होनी चाहिए, एक तो आपके पास होना चाहिए कोई सॉल्वेंट और दूसरा होना चाहिए कोई सोल्यूट। तो मैं क्या करता हूं, सॉल्वेंट जो है उसके पार्टिकल्स को शो कर रहा हूं। सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को मैंने ए से लिख दिया कि इसके अंदर ए के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ए क्या लेके चल रहे हैं, सॉल्वेंट लेके चल रहे हैं। इसके बाद बी जो है वो क्या हो गया, हमारा सोल्यूट हो गया, और सोल्यूट के पार्टिकल्स को मैंने यहां पे दिखा दिया है, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि ए के जो पार्टिकल्स रहेंगे उनके बीच में आपस में कुछ इंटरेक्शन रहेगा। ए के पार्टिकल्स आपस में क्या करेंगे, कुछ इंटरेक्शन शो करेंगे। अब मैं बोलता हूं कि ए के पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन किस तरह की हो रही है, उसको मैं ए इंटरेक्शन बोल देता हूं कि ए और ए के पार्टिकल्स के बीच में इस तरह की इंटरेक्शन हो रही है। बी के पार्टिकल्स के बीच में किस तरह की इंटरेक्शन होगी इसी तरह से, तो वो हो जाएगी बी इंटरेक्शन। और ये जो इंटरेक्शन एक्चुअल में ये क्या है, ये इंटरमोलिकुलर फोर्स है। किस तरह का फोर्स लग रहा है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, डाइपोल इंटरेक्शन है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, किस तरह का वो चीज हो रही है, वो चीज हम चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। ए और ए के पार्टिकल्स में किस तरह का इंटरमोलिकुलर फोर्स काम कर रहा है वो चीज हम देखते हैं। फिर देखते हैं बी के पार्टिकल्स में किस तरह का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। और फिर हम क्या करते हैं, फिर हम एक बड़े वेसल के अंदर ए और बी को मिला देते हैं। क्या करते हैं, हम ए और बी को मिला देते हैं, तो बी के पार्टिकल्स भी इसके अंदर आ जाते हैं और ए के पार्टिकल्स भी इसके अंदर आ जाते हैं। दोनों ही पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं कि एक सॉल्यूशन फॉर्म हो गया है। तो ए के पार्टिकल्स भी लिख देता हूं मैं इसके अंदर और बी के पार्टिकल्स भी लिख दिए। इस तरह से हमारे पास ये क्या बन गया, ये एक सॉल्यूशन बन गया। अब यहां पे देखो इंटरेक्शन जो रहेगी वो किस किस तरह की होगी। इंटरेक्शन रहेगी ए के पार्टिकल्स ए के साथ भी कुछ इंटरेक्ट करेंगे, बी के पार्टिकल्स बी के साथ भी इंटरेक्ट करेंगे, और ए के पार्टिकल बी के साथ भी कुछ इंटरेक्शन करेंगे, है ना। शुरुआत में ए की इंटरेक्शन ए के साथ थी, बी की इंटरेक्शन बी के साथ थी। अभी एक दूसरे के साथ वो कुछ इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या करेंगे, दूसरे के ऊपर एक्सर्ट करेंगे। अगर ये इंटरमोलिकुलर फोर्स चेंज हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, चेंज होने मतलब या तो भाई ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा या फिर रिपेल करने लग जाएंगे। अगर ये आपस में अट्रैक्ट करने लग गए तो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था वो चेंज हो गया, इनके बीच की इंटरेक्शन का टाइप चेंज हो गया। अगर ये रिपेल कर रहे हैं तो भी क्या हो गया, इंटरेक्शन का टाइप क्या हो गया, चेंज हो गया। तो यहाँ पे मैं इस तरह लिख देता हूं कि ए और बी के जो पार्टिकल्स के बीच के इंटरेक्शन है उसको मैंने ए बी से डिनोट कर दिया है। आइडियल सॉल्यूशंस कब बोला जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन तब बोला जाएगा कि जब ये ए बी इंटरेक्शन इन दोनों के जैसी ही हो, ठीक है। यानी जैसी इंटरेक्शन ए के अंदर हो रही है वैसी इंटरेक्शन बी के बीच में होनी चाहिए, सो दैट जब इनको आपस में मिलाया जाए तो वैसी ही इंटरेक्शन ए और बी के बीच में हो। ऐसा होने से फायदा क्या होगा, ऐसा होने से फायदा ये होगा अगर पार्टिकल्स इसमें कोई नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं आया तो पार्टिकल क्लोज नहीं आएंगे। जितना दूर वो पहले ए और ए के पार्टिकल थे उतना ही दूर अब ए और बी के पार्टिकल रहेंगे, उनके बीच में स्पेस सेम रहेगा। तो इसका मतलब आइडियल सॉल्यूशन के अंदर मैं बोलता हूं कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, डेल वी मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो। इस मिक्सिंग के प्रोसेस के अंदर चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। इसी तरह से अगर ए और ए के बीच में जो पार्टिकल्स थे, बी और बी के बीच में जो पार्टिकल्स का इंटरेक्शन था वैसा ही सेम रहा है, कोई नया फोर्स नहीं आया है, पार्टिकल्स क्लोज नहीं आ रहे, दूर नहीं जा रहे हैं,
तो इसका मतलब ये आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। हमें इनको क्लोज नहीं लाना है, इनको दूर नहीं लेके जाना है, कोई एनर्जी रिलीज नहीं होगी, कोई एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करानी पड़ेगी। ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, जिस तरह के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ पहले थे उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ बाद में भी है। ना तो स्टेबल हुए ना अनस्टेबल हुए। अगर स्टेबल होते तो मैं बोल देता कि कुछ एनर्जी रिलीज कर दी इन्होंने, अगर अनस्टेबल हो जाते तो इसका मतलब क्या हो जाता, कुछ एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब कर ली है। लेकिन ये पहले जैसे ही है, इसका मतलब इंथैल्पी चेंज जो रहेगी इस पूरे प्रोसेस की, इंथैल्पी चेंज, मिक्सिंग के प्रोसेस की इंथैल्पी चेंज में भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्लियर होगी ये चीज। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं भाई किसकी, एंट्रोपी की, अगर मैं एंट्रोपी की बात करता हूं तो ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं, तो शुरुआत में ए के अंदर जितनी इंट्रोपी थी, बी के अंदर जितनी इंट्रोपी थी, अगर इनका सम कर दिया जाए, टोटल इंट्रोपी जो पहले इनिशियली थी वैसी इंट्रोपी जो बाद में भी रहेगी। इसका मतलब मिक्सिंग के दौरान जो टोटल इंट्रोपी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रैंडमनेस पहले जिस तरह से घूम रहे थे अभी उसी तरह से घूम रहे, कोई ज्यादा उनके बीच में कोई एनर्जी बढ़ी नहीं है, कुछ एनर्जी कम नहीं हुई है। तो इसका मतलब ये तीन चीजें आ जाती है किसके केस में, आइडियल सॉल्यूशन के केस में। अब आइडियल सॉल्यूशन के केस में हमारे पास 5 पॉइंट तैयार हो जाते हैं। पहला पॉइंट तो यही तैयार हो गया, अगर आपको डिफरेंशिएट करना है आइडियल नॉन आइडियल में, तो पहला पॉइंट आप यही लिख के बताओगे कि आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो रोल्स लॉ को फॉलो करते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन वे हो जाएंगे जो रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। इसके बाद दूसरा जो मैंने पॉइंट बताया वो ये बताया कि आइडियल सॉल्यूशंस के अंदर जो इंटरेक्शन होती है डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में वो वैसी ही होती है जैसी उन पार्टिकल्स के इंडिविजुअल पार्टिकल्स के बीच में होती है। ठीक है, जैसे कि ए के बीच में जैसी इंटरेक्शन थी वैसी इंटरेक्शन बी के बीच में थी और वैसी ही इंटरेक्शन ए और बी के बीच में भी आ रही है। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर इंटरेक्शन आफ्टर मिक्सिंग चेंजेस, वो चेंज हो जाती है। किससे चेंज हो जाती है, स्टार्टिंग, जो स्टार्टिंग में हमारे पास जो बिगिनिंग के अंदर हमारे पास इंटरेक्शन थी उससे चेंज हो जाएगी। ठीक है, तीसरी चीज आती है कि जब आप आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हो तो उनके लिए डेल वी मिक्सिंग क्या होता है, जीरो होता है। डेल एच मिक्सिंग भी जीरो होता है, एंथैल्पी चेंज भी जीरो होता है, एंट्रोपी चेंज भी जीरो होता है। और लास्ट में अगर आप इनका एग्जांपल पूछना चाहें तो एक ही फैमिली से बिलोंग करने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं, एक ही तरह की प्रॉपर्टीज शो करने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं, उनको हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दिखाते हैं। यहाँ पे एक चीज आपको नोट कर लेनी है कि कोई भी सॉल्यूशन आइडियल नहीं होता है। नेचर के अंदर ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है जो आइडियल होता हो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अगर आप लेके चल रहे हो एन हेक्सेन और एन हेप्टेन, अगर आप क्या लेके चल रहे हो, एन हेक्सेन लेके चल रहे हो, एन हेप्टेन लेके चल रहे हो, तो एन हेक्सेन के बीच में पार्टिकल के बीच में जैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा वैसा ही इसके बीच में मिलेगा, हेप्टेन के बीच में मिलेगा। लेंथ में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक ही फैमिली एल्केन्स की फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। बाद में जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो डिफरेंस बहुत कम आएगा। ठीक है, दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है, जब आप कोई सॉल्यूशन बना रहे हो तो उसकी अगर कंसंट्रेशन को बहुत ही डाइल्यूट कर दिया जाए तो उसके आइडियल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि सोलवेंट अगर बहुत ज्यादा होगा, सोल्यूट के पार्टिकल्स बहुत कम है, तो अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस आ भी रहा है तो वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सोल्यूट के पार्टिकल्स बहुत ही कम होंगे जो इस चीज के अंदर क्या लेके आने वाले हैं, कुछ वेरिएशन लेके आना है, इस बिहेवियर के अंदर कुछ वेरिएशन लेके आने वाले हैं। तो 2 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। पहली चीज, कोई भी सॉल्यूशन आइडियल नहीं होता है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर सॉल्यूशंस को बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिया जाए और एक ही फैमिली के हम कंपाउंड्स को मिक्स करते हैं, सोल्यूट की अमाउंट बहुत कम रखनी है, सोलवेंट बहुत ज्यादा रखना है, उस केस में वो सॉल्यूशन आइडियली बिहेव करने लग जाएगा, मतलब रोल्स लॉ को काफी हद तक फॉलो करने लग जाएगा। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया है। नॉन आइडियल के अंदर क्या लिखोगे, नॉन आइडियल में पहला लिखोगे रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। दूसरा, इंटरेक्शन जो रहती है पार्टिकल्स के बीच में डिफरेंट होती है एज द इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल पार्टिकल्स। तीसरी चीज लिखोगे वहां पे डेल वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो रहेंगे उनके अंदर लिखोगे आप डेल वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसी तरह से डेल एच मिक्सिंग जो है वो भी नॉट इक्वल टू जीरो, यानी या तो कुछ हीट एब्जॉर्ब होगी या फिर कुछ हीट क्या होगी, इवॉल्व होगी। और लास्ट में आप ये भी लिख सकते हो डेल एस मिक्स इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो। एंट्रोपी के अंदर भी कुछ चेंज आने वाला है। अगर पार्टिकल्स की इंटरेक्शन या चेंज हो गई, मैं बोल रहा हूँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, तो पार्टिकल रुकने लग जाएंगे, उनका जो रेंडमनेस रहेगा, एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, रेंडमनेस, कितनी वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, वो चीज चेंज हो जाएगी। क्लियर है, तो ये पॉइंट्स नोट करो आप। आइडियल और नॉन आइडियल के अंदर आपको डिफरेंस आ जाना चाहिए। और नॉन आइडियल की आप क्या एग्जांपल लिखोगे, नॉन आइडियल सर बहुत सारे एग्जांपल है। वाटर के अंदर आप एल्कोहल लेके चलो, वाटर के अंदर आप कोई भी इस तरह का सब्सटेंस मिलाओ, NaCl हो गया, शुगर हो गया, जिनको भी डिसॉल्व कर रहे हो सब क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर, फटाफट नोट करो इसको। ओके, देखो आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं वो रोल्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो रोल्स लॉ के लिए हमने ग्राफ बनाया था। किस किस को याद है ग्राफ, जिसको याद है वो अपनी नोटबुक के अंदर बनाने की कोशिश करो, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। देखो हम बनाते थे इस तरह से, ग्राफ बनाते थे
जिसके अंदर हम बोलते थे यहाँ पे जाई ए इज इक्वल टू 0, जाई ए इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ए का ग्राफ जो रहेगा वो इस तरह से आएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखते थे पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए जाई ए, ऐसे ही लिखते थे। इसके बाद यहाँ पे लिखता अगर मैं जाई बी इज इक्वल टू 0, यहाँ पर जाई बी इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब बी का वेपर प्रेशर इस डायरेक्शन में बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखता था पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी जाई बी, इस तरह लिखा जाता था। और ओवरऑल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर रहता था वो इस तरह से रहता था। यहाँ पे लिखते थे पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए जाई ए प्लस पी नॉट बी जाई बी, इसी तरह लिखा जाता था। ये पॉइंट पी नॉट ए होता था और ये जो पॉइंट होता था ये पी नॉट बी होता था, ठीक है। ये तो हो गया हमारा ग्राफ। आइडियल सॉल्यूशन जो रहते हैं वो इस ग्राफ को फॉलो करते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन इस ग्राफ को फॉलो नहीं करेंगे। तो क्या उनके लिए भी कुछ ग्राफ होता है? एक बार चेक कर लेते हैं भाई उनके लिए कुछ ग्राफ होता है। अगर वो होता है तो इसी के जैसा होता है या फिर कुछ अलग होता है। आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ मैंने यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं पहले इनको देख लेते हैं। मैंने बोला है कि वहां पर जो इंटरेक्शन होती है पार्टिकल्स की वो डिफरेंट होती है, या तो वो बढ़ सकती है या फिर वो घट सकती है। अगर वो पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरेक्शन वो बढ़ जाती है तो इसका मतलब क्या होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो पार्टिकल्स नजदीक आ जाएंगे, पार्टिकल्स नजदीक आएंगे तो ओवरऑल वॉल्यूम कम हो जाएगी, ठीक है ना। ये चीज समझ में आएगी नहीं आई? ओवरऑल वॉल्यूम अगर कम हो जाएगी तो वहां पर हम बोलते हैं कि इंथैल्पी जो रहेगी वो क्या रहेगी, वो वहां से रिलीज होगी, कुछ हीट जो होगी वो रिलीज होगी वहां पर। तो फटाफट करके मैं एक बार दो चीजें बता देता हूं कि हमारे पास भाई नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पढ़ा होगा नाम आपने बुक के अंदर देख लिया होगा। किसी एक को बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, किसी एक को बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। क्या होता है पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन? देखो डेविएशन का मतलब होता है कुछ अलग बिहेवियर, डिफरेंट बिहेवियर, है ना। और कहा किससे डिफरेंट बिहेवियर? आइडियल सॉल्यूशन से डिफरेंट बिहेवियर, ये चीज समझनी है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं ऊपर नॉन आइडियल सॉल्यूशन हम पढ़ रहे हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। दो तरह के रहेंगे, एक रहेंगे पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे जो आइडियल बिहेवियर से, और दूसरे जो रहेंगे वो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे आइडियल बिहेवियर से। तो मैं बोलता हूं कि अगर हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन को पहले ले लेता हूं मैं, फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है अगर वो डोमिनेट करता है, अगर वो डोमिनेट करने लग जाता है या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ जाता है, किससे? स्टार्टिंग में सॉल्यूट के बीच के पार्टिकल्स का इंटरेक्शन था वो देखा, सोलवेंट के पार्टिकल्स के बीच का इंटरेक्शन देखा, और सॉल्यूशन में जब देखा तो वहां पर फोर्स ऑफ रिपल्शन अगर ज्यादा लग रहा है, तो अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा होगा पार्टिकल अब नजदीक नहीं आना चाहेंगे, वो दूर दूर जाना चाहेंगे। अगर आप उनको डिजोल्व कराना चाहते हो वो डिजोल्व नहीं होंगे, क्या होंगे? वो दूर दूर जाना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, यहां से एक चीज निकल के आई, अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ेगा तो इसका मतलब पहली चीज तो ये कि वॉल्यूम में चेंज आएगा। और वॉल्यूम में चेंज कैसे आएगा? पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। पार्टिकल पहले जितनी जगह ले रहे थे उससे ज्यादा जगह ले रहे हैं, क्योंकि दूर दूर रहना चाहते हैं वो। तो इसका मतलब जो डेल वी की वैल्यू थी वो क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। अगर पार्टिकल दूर दूर रहना चाहते हैं और आप उनको मिक्स कराना चाह रहे हैं, पार्टिकल घुल नहीं रहे एक दूसरे के साथ, वो क्या करना चाह रहे हैं? वो अपने साथ एक जगह पर रहना चाह रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं कि अगर आप इनको घोलना चाहोगे, डिजोल्व करना चाहोगे, तो आपको हीट यहां पर देनी पड़ेगी। तो लिखूंगा डेल एच मिक्स जो रहेगा वो ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, कुछ हीट आपको देनी पड़ेगी। एंडोथर्मिक जो प्रोसेस होते हैं उनके लिए डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है एंडोथर्मिक के लिए। एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है, वहां पे डेल एच की वैल्यू क्या रहेगी? नेगेटिव में रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है डेल एच मिक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। इसके बाद पार्टिकल अगर दूर दूर जाना चाह रहे हैं, रिपल्शन बहुत ज्यादा हो गया है, तो इसका मतलब क्या होगा? एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी? एंट्रोपी भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहां से इस चीज को ध्यान से समझना, अगर भाई डेल वी मिक्स की वैल्यू जो है वो बढ़ गई है, अगर वॉल्यूम बढ़ गई है, पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे वेपर्स जो रहेगी वो ज्यादा बनेगी या पहले से या कम बनेगी? ज्यादा बनेगी या कम बनेगी? वॉल्यूम बढ़ गई है, पार्टिकल दूर दूर रहना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब उनको एस्केप करना और ज्यादा इजी हो जाएगा, और ज्यादा वेपर्स बनेगी। तो इसका मतलब ये होगा कि टोटल प्रेशर जो अब लगने वाला है सॉल्यूशन का, देखो पहले जो लग रहा था वो लग रहा था, टोटल प्रेशर अब जो लगेगा वो ग्रेटर होगा जो हमारे रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर लगना चाहिए उससे। तो यानी पी नॉट ए जाई ए प्लस पी नॉट बी जाई बी। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया?
मैं चाहता हूं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो दो टाइप उनके अंदर आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो पहला पॉइंट मैंने बताया, फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ेगा तो पार्टिकल दूर दूर जाएंगे, वॉल्यूम बढ़ जाएगी, वॉल्यूम बढ़ेगी तो उनका वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, आप लिख सकते हो पीए इज ग्रेटर देन पी नोट ए जाइए, पीबी इज ग्रेटर देन पी नोट बी जाएगी, और जब आप पीए पीबी को ऐड करोगे तो वो इन दोनों से बढ़े ही आएंगे, इसका मतलब पी टोटल जो रहेगा वो ज्यादा आने वाला है। इसके साथ साथ मैंने बताया अगर पार्टिकल दूर दूर जा रहे हैं तो घोलने के लिए, मिक्सिंग के लिए हमें हीट देनी पड़ेगी उनको, डेल एच मिक्स जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। अगर पार्टिकल दूर दूर जा रहे हैं तो वो एक दूसरे से रिपेल करके भाग रहे हैं, वो इसका मतलब जो इंट्रोपी रहेगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दूसरी साइड में बोल रहा हूं कि अगर इफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट्स, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करने लग जाता है, इंटरेक्शन चेंज हुई और क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा पार्टिकल नजदीक आ जाएंगे, और जब पार्टिकल नजदीक आते हैं तो क्या चीजें दिखाई देंगी, पार्टिकल नजदीक आएंगे तो चेंज इन वॉल्यूम जो रहेगा वो क्या रहेगा भाई, नेगेटिव के अंदर आएगा। पहले ज्यादा वॉल्यूम, जब वॉल्यूम कम होगी तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं जब भी चेंज निकालते हैं, तो यहाँ पे मिक्सिंग के बाद वॉल्यूम जो रहेगी वो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरह से अगर पार्टिकल नजदीक आ गए हैं तो इसका मतलब अब वो काफी एनर्जी रिलीज कर देंगे, स्टेबल ज्यादा होते जा रहे हैं वो, तो यहाँ पे बोलूंगा मैं डेल एच मिक्स जो रहेगा वो क्या रहेगा, वो भी लेस देन जीरो, एक्सोथर्मिक प्रोसेस बन जाएगा ये। नेक्स्ट, पार्टिकल नजदीक आ गई, दूसरे अट्रैक्ट होकर एक जगह पर रुकना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी, एंट्रोपी भी लेस देन जीरो हो जाएगी। क्लियर है ये चीज। और रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर वॉल्यूम कम हो गई है, पार्टिकल एक दूसरे से छूट के भागना नहीं चाह रहे हैं, तो फिर क्या होगा, वहां पर पार्टिकल्स अगर बाहर नहीं निकलेंगे, वेपर नहीं बनेगी, वेपर प्रेशर कम लगेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे P total is less than P नोट A जाइए प्लस P नोट B जाएगी। नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आपसे अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो आप किसी भी तरह बता सकते हो कि ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिनके अंदर फोर्स ऑफ रिपल्शन अगर बढ़ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है पॉजिटिव डेविएशन। जो आइडियली जो हमारा प्रेशर आना चाहिए उससे ज्यादा प्रेशर लग रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव डेविएशन ये शो कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है ये। और यहां पर क्या आ रहा है, जितना प्रेशर रोड्स लॉ के अकॉर्डिंग आना चाहिए था, अगर रोड लॉ को फॉलो कर जाता आइडियल सॉल्यूशन था, लेकिन उससे कम ये प्रेशर शो कर रहा है, इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव डेविएशन। ये कैसा बिहेवियर शो कर रहा है, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। क्लियर, फटाफट इन चीजों को नोट करो। ओके, तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और जो ग्राफ बने हैं वो किसके बनाए हैं, आइडियल सॉल्यूशन के। ये दोनों आइडियल सॉल्यूशन ग्राफ है। अब देखो मैं क्या करना चाह रहा हूं, हमने बोला है नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, कुछ होते हैं जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, तो मैंने आइडियल बिहेवियर का ग्राफ बना लिया है। इसके बाद हम इसको चेंज किसमें करेंगे, शोइंग ऐसे सॉल्यूशन के लिए विच इज शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, विच इज शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, इसके अंदर इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो पहला टाइप जो हमारे पास रहने वाला है नॉन आइडियल का वो हो जाएगा पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले, और दूसरा जो रहेगा वो कौन सा हो जाएगा, दूसरा वाला हो जाएगा शोइंग नेगेटिव डेविएशन, जो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। क्लियर, देखो अभी जब पॉजिटिव डेविएशन की बात करी हमने तो हमने बोला टोटल वॉल्यूम बढ़ जाती है, अगर टोटल वॉल्यूम बढ़ जाती है तो वेपर प्रेशर भी बढ़ जाना चाहिए, जितनी ज्यादा वॉल्यूम आप लेके चलो उतनी ज्यादा वेपर बनेगी ना। तो अगर टोटल वॉल्यूम बढ़ जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा, वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। जब आप प्योर स्टेट की बात करते हो तो उस टाइम पे जैसी इंटरेक्शन होनी चाहिए वैसी ही इंटरेक्शन थी, तो यानी ए की अगर मैं बात करता हूं तो ए का मैक्सिमम इतना ही हो सकता है, बी का मैक्सिमम इतना ही हो सकता है, लेकिन जब आप इन दोनों को मिक्स कर दोगे, जब इस पॉइंट के ऊपर वैल्यू आप फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, इस बीच में यहाँ पे कहीं पे अगर आप फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो वेपर प्रेशर की वैल्यू, तो वो डिफरेंट आएगी। क्यों डिफरेंट आएगी, क्योंकि अब की बार जो इंटरेक्शन पहले होनी चाहिए थी वैसी इंटरेक्शन नहीं है, वो इंटरेक्शन चेंज हो गई है। तो हमने बोला है पॉजिटिव डेविएशन वाले के अंदर वॉल्यूम बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वहां पर ज्यादा वेपर्स बनने के चांसेस है। दूसरी चीज हमने बोला था यहाँ पर रिपल्शन फोर्स ज्यादा हो जाता है, पार्टिकल एक दूसरे के साथ रुकने नहीं चाहते, वो खुद इजीली सेपरेट हो सकते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, वेपर ज्यादा ही बनेगी। तो जब हम बात करते हैं भाई किसकी, पॉजिटिव डेविएशन शो करने वालों की, तो वहां पे मैं इस तरह लिख सकता हूं कि पी ए इज ग्रेटर देन पी नोट ए जाई ए, जो प्रेशर लगेगा,
जो प्रेशर लगेगा वो इससे हमेशा ज्यादा रहेगा। वो क्या रहेगा, इससे ज्यादा रहेगा। कंडीशन बस ये है कि जाइए की वैल्यू 0 या 1 नहीं होनी चाहिए। अगर जाइए की वैल्यू 0 है तो फिर तो ज्यादा हो ही नहीं सकता। अगर ए है ही नहीं तो फिर वो कैसे लागू होगा। इसी तरह से अगर प्योरली ए है तो इंटरेक्शन जैसी होनी चाहिए वैसी वैसी है, फिर वो पी नॉट ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से जो इक्वेशन निकल के आती है वो ये आती है, पी ए जो रहेगा वो ज्यादा रहेगा। तो ए का जो हमारा प्रेशर जो एक्चुअल में आएगा, जो दिखाई देगा, वो इस तरह से दिखाई देगा। इस लाइन से कुछ ना कुछ ऊपर उसकी वैल्यू रहेगी। इसी तरह से बी के लिए भी क्या रहेगा, लिख सकता हूं पी बी इज ग्रेटर देन पी नोट बी जाई बी। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो भी इस तरह से आएगा, थोड़ा सा ऊपर आएगा। जो आइडियल वैल्यू होनी चाहिए उससे ऊपर वैल्यू रहेंगी। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब यही है। और फाइनली जो सॉल्यूशन रहेगा उसका जो ग्राफ आएगा वो भी ओवरऑल ऊपर आएगा, क्योंकि वो बना तो इन्हीं दोनों के सम से ही है। तो ओवरऑल मैं यहाँ पे लिख सकता हूं इस तरह से कि ए के केस में, सॉरी जो हमारा पहला केस है पॉजिटिव डेविएशन के केस में, यहाँ पे लिख देता हूं पी टोटल इज ग्रेटर देन पी नोट ए जाई ए प्लस पी नोट बी जाई बी। तो रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग जितना प्रेशर आना चाहिए तो उससे ज्यादा प्रेशर आ रहा है, इसलिए इसको बोला जा रहा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। इसका ग्राफ बना सकते हो अपने आप, इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करना। देखो बोल रहा हूं यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन शो होगा तो जितना प्रेशर लगना चाहिए उससे कम प्रेशर लगेगा। ये मैंने बना दिया ए का प्रेशर, इस लाइन से कुछ नीचे रखा है मैंने अपनी बार प्रेशर को। यहां पर ये बी का प्रेशर हो गया, इसको इसकी लाइन से नीचे रखा है, और ओवरऑल सॉल्यूशन का प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पी ए विल बी लेस देन पी नोट ए जाई ए। ठीक है, कंडीशन क्या बताई है कि जब इसकी वैल्यू 0 होगी या फिर 1 होगी उस टाइम पे ये इक्वल रहेगा, जितना होना चाहिए था उतना। तो यहाँ पे मैं इस तरह का साइन लगा सकता हूँ, यहाँ पे इस तरह का साइन लगा सकता हूँ, यहाँ पे इस तरह का साइन लगा सकता हूँ। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या रहेगा, लेस देन इक्वल टू रहेगा। तो इसका मतलब ओवरऑल जो वैल्यू आएगी, जो ओवरऑल प्रेशर रहने वाला है उसमें क्या चेंज आने वाला है, उसके अंदर अब की बार साइन जो रहेगा वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पी टोटल विल बी लेस देन इक्वल टू पी नोट ए जाई ए प्लस पी नोट बी जाई बी। इक्वल टू कब आएगा, जब जाई ए और जाई बी की वैल्यू कितनी हो जाए, किसी एक की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए या 1 हो जाए, उस टाइम की बात हो रही है। ठीक है, ठीक है, तो इसी का ध्यान रखना है। फाइनली अगर आप इसको हटाना चाहते हो आप हटा भी सकते हो इस चीज को। अगर आप इस तरह हटा के देखोगे तो हो सकता है ज्यादा लोगों को समझ में आ जाएगा, ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो फटाफट इसको नोट करो, फिर लास्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ओके, तो देखो लास्ट जो टॉपिक हमारे पास आता है वो आता है एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोप्स क्या होते हैं? बहुत सारे टीचर्स इस टॉपिक को इस तरह बोलते हैं कि भाई डायरेक्ट आप डेफिनेशन लर्न कर लो, उतना ही आपके काम आना है, बस खत्म बात। ठीक है, या जो डेफिनेशन एनसीईआरटी के अंदर गिवन है वही डेफिनेशन आपको रटवा दी जाती है। अगर मैं पूछता हूं कि भाई क्या होती है डेफिनेशन, तो कुछ लोग बोलते हैं एजियोट्रोप बाइनरी मिक्सचर होते हैं। लेकिन अगर आप पानी के अंदर नमक को घोलते हो तो वो भी बाइनरी मिक्सचर ही है। क्या उसको एक एजियोट्रोप बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बोल सकते। क्या होते हैं एजियोट्रोप? देखो, इस टर्म की जरूरत हमें पड़ी सबसे पहले जब आप लिक्विड्स को सेपरेट कर रहे थे। लिक्विड को सेपरेट करने का तरीका क्या है? अगर आप सॉल्यूशन की बात कर रहे हो, दोनों लिक्विड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्म उनकी कंपोजिशन है, और आपको उन दोनों को क्या करना है, सेपरेट करना है। कैसे सेपरेट करेंगे? सेपरेशन के लिए जो टेक्निक आती है उसको बोला जाता है डिस्टिलेशन। क्या होता है डिस्टिलेशन में? दो जो हमारे पास सब्सटेंस होते हैं उनके मिक्सचर को हीट किया जाता है, जिनके बॉइलिंग पॉइंट के अंदर कुछ डिफरेंस होना चाहिए। अगर डिफरेंस बहुत कम है तो क्या करेंगे, तो वहां पर हम यूज करते थे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, मैं डायग्राम बना रहा हूं। देखो भाई, ये मैंने एक सेटअप बनाया है जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के यूज किया जाता है। क्या होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर? हम सॉल्यूशन यहाँ पे लेके चलते हैं, इसको हीट करना स्टार्ट करते हैं। जो सब्सटेंस ज्यादा वोलेटाइल होता है, हालांकि दोनों जो सब्सटेंस होते हैं वो वोलेटाइल होते हैं, और जिस सब्सटेंस की वोलेटिलिटी ज्यादा होगी उसकी वेपर्स यहाँ से जाएंगी, ऊपर उठना स्टार्ट होगी, यहाँ पे जाएंगे। मैं बोलता हूँ कि एक सब्सटेंस जिसकी जो वेपर्स थी जो जल्दी बन रही है वो यहाँ से जाएगा, यहाँ पे ग्लास बीड्स भरी हुई है, यहाँ से निकल के यहाँ पे रुकना स्टार्ट होगा, और इसके बाद जिधर रास्ता मिलेगा उधर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, जो वेपर्स रहेंगी वो ऊपर से इस डायरेक्शन के अंदर जाने लग रही हैं। और ये जो रास्ता है इसके चारों तरफ हमने क्या है कि कंडेंसर लगाया। ये कंडेंसर है, इसके यहाँ से कोल्ड वाटर की सप्लाई की जाती है, जो यहाँ से आउटपुट होता रहता है। यहाँ से कोल्ड वाटर का इनपुट रहता है, यहाँ से आउटपुट रहता है। मतलब इन वेपर्स के चारों तरफ कोल्ड वाटर का क्या है, एटमोस्फियर है।
तो ये जो वेपर्स है यहां तक पहुंचते पहुंचते क्या होने लग जाती है भाई, ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट होने लग जाती है और धीरे धीरे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होकर यहाँ पे गिरने लग जाती है। इस तरह से लिक्विड्स को क्या कर लिया जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो प्रोसेस होता जा रहा है इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एजियोट्रोप्स जो रहते थे, कुछ हमें ऐसे सॉल्यूशन मिले जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी अलग नहीं हो सकते थे। ऐसा कब होता था, जब हमारा सॉल्यूशन एक डेफिनेट कंपोजिशन के अंदर लेके चलते। फॉर एग्जांपल वाटर और अल्कोहल की ही अगर बात करते हैं तो वाटर अल्कोहल को भी अलग किया जा सकता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू। लेकिन अगर आप अल्कोहल को 95% तक लेके चलते हो, वाटर उसके अंदर ले लेते हो कितना, 5% ओनली, तो उस टाइम पर ये जो हमारे पास सॉल्यूशन रहेगा, इसको अगर आप हीट करना स्टार्ट करते हो तो दोनों की वेपर्स उसी रेशियो के अंदर जाती है। यानी जो मोल फ्रैक्शंस का रेशियो यहां पे था, 95% अल्कोहल लेके चल रहे हैं, 5% वाटर है, उसी तरह का रेशियो इस वेपर फेज के अंदर भी आ जाता है। यानी 95% अल्कोहल और 5% वाटर ही ऊपर आ गए। तो क्या ये सेपरेट हो रहे हैं, दोनों ही चीजों की वेपर्स दोबारा यहीं पे आके गिरने लगी। यहाँ पे जो वेपर्स इकट्ठी हो रही है उसके अंदर भी क्या है, 95% अल्कोहल, 5% वाटर। तो इस तरह से कुछ सॉल्यूशन हमें इस तरह से मिल जाता है जिनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी अलग नहीं किया जा सकता। इस तरह के सॉल्यूशंस को ही नाम दिया गया, क्या, इनको बोला गया एजियोट्रोप्स। तो एजियोट्रोप्स क्या होते हैं, एजियोट्रोप्स ऐसे बाइनरी मिक्सचर होते हैं जिनकी कंपोजिशन जो लिक्विड स्टेट में रहती है वही वेपर फेज के अंदर रहती है। यानी ऐसे सॉल्यूशन जिनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से अलग अलग सेपरेट नहीं किया जा सकता। डेफिनेशन क्लियर हुई कि नहीं हुई? डेफिनेशन क्या बोली है, ऐसे बाइनरी मिक्सचर्स व्हिच कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बिकॉज दे हैव द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड स्टेट एज वेल एज दैट इन वेपर स्टेट। क्लियर है डेफिनेशन? अब यहां से हमारे पास दो टर्म आती है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, कुछ होते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। एक्चुअल में जो ये एजियोट्रोप बनते हैं, ये बनते हैं जो हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन थे वहीं से बनते हैं। कहां से बनते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन से। अब देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन मैंने दो तरह के बताए थे, कुछ थे पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले, कुछ थे नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले। मैं दोनों को एक बार यहां पे लिख देता हूं। अब बॉइलिंग की डेफिनेशन क्या होती है, तो बॉइलिंग की डेफिनेशन आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ी होगी। बॉइलिंग क्या होती है भाई, जिस टेम्परेचर पर बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, जिस टेम्परेचर पर कोई सब्सटेंस बॉइल होना स्टार्ट हो जाता है उसी को क्या बोल देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर बाहर से लगने वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, उस टेम्परेचर को बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट। तो हमें क्या करना है, हीट करनी है, वेपर प्रेशर बनाना है, और जब ये वेपर प्रेशर बाहर से आने वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, उस टाइम पे ये लिक्विड के पार्टिकल्स ही बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, ये बॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा, उबलना स्टार्ट हो जाएगा, उस टेम्परेचर को बोला जाएगा क्या, बॉइलिंग पॉइंट। अब इस चीज को मैं क्यों बता रहा हूं, देखो दोनों चीजें मैंने आपको समझा दी, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन क्या होते हैं। अब मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको मान लिया भाई इस तरह कोई मिक्सचर दिया हुआ है जो एजियोट्रोप है और उसको आपने हीट करना स्टार्ट किया, बॉइल करना स्टार्ट किया, तो अगर ये सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन से मिलकर बना हुआ था और इसका अगर पॉजिटिव डेविएशन शो हो रहा था तो इसका वेपर प्रेशर जितना होना चाहिए उससे ज्यादा ही था। अब हमें इस वेपर प्रेशर को जो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है पॉजिटिव डेविएशन की वजह से जो बढ़ा हुआ है, इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचाने के लिए ज्यादा हीट करना पड़ेगा या कम हीट करना पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, कम हीट करना पड़ेगा क्योंकि इसका वेपर प्रेशर ऑलरेडी बढ़ा हुआ है पॉजिटिव डेविएशन की वजह से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं उनको आपको बॉइल कराने के लिए ज्यादा हीट नहीं करानी पड़ेगी। तो इसका मतलब उन्हें क्या बोला जाएगा, उन्हें बोला जाएगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। उनसे मिलकर जो सॉल्यूशन बनेगा उसको क्या बोलेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। क्लियर है ये चीज? दूसरी चीज, अगर कोई दूसरा सोल्यूशन है जो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, उसका वेपर प्रेशर जितना होना चाहिए उससे कम हो गया, हमें यहाँ पे वेपर प्रेशर बना के उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल लेके जाना था और हमें जो वेपर प्रेशर मिल रहा है वो ऑलरेडी बहुत कम है, तो इसका मतलब हमें वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा हीट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं दे फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग, उनको आपको मैक्सिमम हीट करना पड़ेगा, मैक्सिमम बॉइल करना पड़ेगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। ठीक है, एक चीज का ये भी ध्यान रखना है, बॉइलिंग पॉइंट जो रहता है वो फिक्स रहता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। लेकिन किसमें हीट ज्यादा कर, किसमें ज्यादा बॉइल करना पड़ेगा आपको, किसमें कम बॉइल करना पड़ेगा, उसके डिफरेंस के बेस पे हम बता रहे हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। आई होप आपको एजियोट्रोप की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है इस पूरी वीडियो के अंदर तो आप वो कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिख सकते हैं। एक छोटी चीज और बता देता हूं आपको, पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करते हैं। देखो पॉजिटिव डेविएशन शो करने का मतलब क्या था कि वेपर प्रेशर था वो ज्यादा हो गया। वेपर प्रेशर ज्यादा कब होगा, जब पार्टिकल जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे, वो दूर दूर ज्यादा होने लग जाएंगे, है ना, यही तो बोल रहे थे।
इसके बाद बोलता हूँ ये कैसे बनते होंगे। जब आप किसी पोलर सोलवेंट के अंदर, पोलर सोलवेंट लिया हुआ उसके अंदर आप एक नॉन पोलर सोल्यूट डाल देते हो, उसके अंदर क्या डाल दिया आपने, एक नॉन पोलर सोल्यूट, तो क्या वो पोलर सोलवेंट के अंदर नॉन पोलर सोल्यूट इजीली मिक्स हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसका मतलब उनको मिलाने से जो सोल्यूशन बनेगा वो कैसा शो होगा, फिर वो पॉजिटिव डेविएशन शो होगा। और अगर आप एक पोलर के अंदर एक और पोलर डाल रहे हो, लेकिन इसकी वजह से पहले मैं मान के चल रहा हूँ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन था, बाद में आपने उसके अंदर एक ऐसा कंपोनेंट ऐड कर दिया जिसकी वजह से डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ना होके वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर इंटरेक्शन कन्वर्ट होगी, तो और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। तो इसका मतलब वहां पे क्या होगा, वहां पे नेगेटिव डेविएशन शो होगा। क्लियर हो गई ये चीजें? तो ठीक है, इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, गुड बाय।